याद दुख होता है कि हमने उत्तराखंड के लिए एक सादा तो दी, लेकिन बड़ा है। लेकिन आज उत्तराखंड कहाँ है? 20 सालों में उत्तराखंड को वो चीज नहीं मिली, क्योंकि अभी हमने देखा है, चाहे गढ़वाल देख ले चाहे कुमाऊं देख ले, उत्तराखंड की स्थिति जस की तस है। लेकिन वही हालत है, खेल को तो छोड़ो, जो मूल सुविधाएं वो भी नहीं मिली। मतलब दुख हो रहा था मुझे वहां जब चल रहा था ना, मैं वहां की माताएं जब रो रही थी, बुजुर्ग रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे कि सर या चिकित्सा नहीं है, या आग लग गई, वहां जंगलों में आग लग गई, भैंसें मरी हुई है, मवेशियां मरे हुए, औरतें भागे, बच्चे जलते हुए भाग रहे हैं उधर। तो बड़ा दुख हो रहा था, ऐसे रूह कांप रही थी कि भाई क्या स्थिति है, इस उत्तराखंड किस लिए बनाया। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं आपका अपना पर्वतजन डिजिटल। आज आप मेरे पीछे अगल बगल देख रहे होंगे, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा वो एंगल इधर उधर थोड़ा सा सरकाएं और दिखाएं कि आज हम कहाँ बैठे हैं, क्योंकि देखने वालों को काफ़ी चीज़ों से पता चल जाएगा कि आज हम कहाँ बैठे हैं। तो चलिए इंतज़ार आपका ख़त्म कर देते हैं। आज हम बैठे हैं बीरेंद्र सिंह रावत जी के कार्यालय में, जो नेशनल फुटबॉलर भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं उत्तराखंड की तरफ से। और ये सारी जो ट्रॉफियां आप देख रहे हैं, ये सारी इन्होंने प्राप्त करी हैं। लेकिन प्राप्त करने के साथ साथ में इनके मन में एक पीड़ा भी है। और फुटबॉल की अगर हम बात करें, कोलकाता की बात करें, तो वहाँ पे फुटबॉल का स्तर किस तरीके का है, किस तरीके की सुविधाएं होती हैं और खिलाड़ियों को और कोच को किस तरह से सम्मानित किया जाता है और स्तर क्या होता है, उसको अगर देखें और आज उत्तराखंड की बात करें तो इसी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पर्वतजन में जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं बहुगुणा जी पर्वतजन के मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम मेरे कार्यालय पहुंचे और हमारी शोभा बढ़ाई। और पर्वतजन तो है ही अपने नाम में, जो भी है बेबाक बात करने वाला और साफ सुथरा बात करने वाला। और जिस तरीके से आपने बोला कलकत्ता की बात कही, और कलकत्ता तो हब रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, कलकत्ता से पहले देहरादून फुटबॉल का हब रहा है। अच्छा। 1939 का अगर आप पेविलियन ग्राउंड देखें तो एक जमाना था वहाँ पे, ब्रिटिश काल में आपका जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड की टीमें यहाँ पे आके खेलती थी। ऐतिहासिक ग्राउंड है पेविलियन ग्राउंड के घंटाघर के बिल्कुल आउट के सामने। और लाला मान सुंदर दास जी ने वो स्थापित किया था, और लाला नेमी दास के नाम से टूर्नामेंट होती है, और टूर्नामेंट लीग होती है। मतलब 70-75 साल हो गए इस लीग को होते हुए, तो इतिहास रहा है। और डुरंड कप यहाँ पे हुआ, मोहन बगान ईस्ट बंगाल हुई है। पर आज स्थिति अगर देखा जाए तो कलकत्ता कितना अच्छा सुविधाएं वहाँ पे हुई हैं, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। कब वहाँ इनिशिएटिव किसने लिया? गवर्नमेंट ने, वहाँ की सरकारों ने लिया, राज्य सरकारों ने लिया। और वहाँ पे आज अगर स्थिति देखें तो वहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मिले हैं, क्लब बने हैं, और वहाँ पे स्पॉन्सरशिप अच्छी मिली है। तो सहयोग कहीं ना कहीं सरकारों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नहीं, उत्तराखंड की अगर हम बात करें और खेल की बात करें तो ऐसे कौन से खेल हैं जो यहाँ सरकार जिनको प्रमुखता से, एक क्रिकेट को छोड़ दें, अगर हम क्रिकेट के अलावा हमने कोई भी ऐसा खेल नहीं देखा है जो सरकारों ने उन्हें प्रोत्साहन दिया हो या उनके द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करी हो। क्रिकेट तो छोड़ दीजिए, क्रिकेट तो एक कॉमन खेल हो गया, लेकिन जीवन में सिर्फ क्रिकेट ही सब कुछ तो नहीं है ना रावत जी? नहीं, ये आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं आपको बता दूं, जब हमारा देश गुलाम था तो जो जिसने हम जिसके अंदर में गुलाम थे, तो वो एक धरोहर के तौर पे हमें क्रिकेट को विरासत के तौर पे दे गए कि भाई टाइम पास करिए, अब सुबह शाम तक खेलते रहिए। और अगर आज भी अगर आप देखें तो 8 से 10 कंट्रियां ही खेलती हैं। और फुटबॉल जो हमारा स्टेट गेम है उत्तराखंड का, पूरे वर्ल्ड में 70% फुटबॉल खेलता है, और कम से कम हजारों क्लब उसमें खेलते हैं, हजारों कंट्रियां उसमें खेलती हैं। तो फुटबॉल बहुत बड़ा हब है राज्य के लिए, सबसे बड़ा सस्ता और चीप गेम है। और फुटबॉल को इन्होंने तवज्जो नहीं दिया, जबकि आपको पता है कि उत्तराखंड में एक जमाने में था, भारतीय टीम में 7 प्लेयर उत्तराखंड के ही खेलते थे, चाहे गढ़वाली हो या कुमाऊनी हो या गोरखाली हो। तो यहाँ पे हब था और बड़ी विरासत में हमें मिला था कि इस तरीके से। पर लेकिन आज हम देखते हैं कि उत्तराखंड की जो दुर्दशा करी है, दशा जो है वो खराब कर दी है यहाँ के सरकारों ने। पर ये फुटबॉल जो हब रहा है और ऐतिहासिक रहा है, और यहाँ पे फुटबॉल अगर आप देखें तो उत्तराखंड के 13 जिलों में 70% फुटबॉल खेली जाती है। चाहे कुमाऊं देख लें, चाहे गढ़वाल देख लें, चाहे देहरादून देख लें, तो बहुत सी फुटबॉल है। लेकिन गवर्नमेंट आज भी उसमें सीरियस नहीं है। नहीं, तो क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, बहुत 40 साल का आपका अनुभव रहा है और ऐसी कोई ट्रॉफी आपने छोड़ी नहीं है जो प्राप्त न की हो। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा ये कहूं कि ये ट्रॉफियां आपने किसी और को जाने भी नहीं दी है, सारी आप खींच के अपने पास में ले आए, तो आपका अनुभव क्या कहता है? क्या कारण है फुटबॉल को लेके सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है, चाहे दोनों सरकारों की अगर हम बात करें? सर, जो मेरी जो ट्रॉफी है, क्योंकि मेरा हमेशा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे दादाजी ब्रिटिश काल में गोलकीपर थे। उनके आज अगर पार्लियामेंट में देखें तो दिल्ली में वहाँ पे उनकी फोटो लगी हुई है। वो बेहतरीन गोलकीपर थे। जब गढ़वाल में आते थे उनको सम्मानजनक, उनको ढोल दमों के साथ उनकी स्वागत किया जाता था गढ़वाल
गढ़वाल में, जो हमारे पिताजी बताते थे, क्योंकि हम तो 2-3 साल का था, पिताजी हमारे दादाजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद पिताजी हमारे फर्स्ट गढ़वाल राइफल में गए, वो भी बेहतरीन वहाँ फुटबॉल खेले, और कैप्टनशिप में आप अगर देखें पीछे तो फोटो लगी हमारे पिताजी की, तो उनकी भी डेथ लास्ट ईयर हो गई थी। और उसके बाद हमारा बड़ा भाई खेला इंडियन टीम में। और ये है कि उसके बाद आज हम खेले, तो हम देख के फुटबॉल को देखे कि फुटबॉल एक तो सस्ता गेम था, कभी चकोतरे की बॉल बना लेते थे, कभी कपड़ों की बॉल बना के खेलते थे, तो फुटबॉल उस समय जागरूक मतलब एक अच्छा होता था और क्रेज था। मतलब देहरादून में अगर देखे जाए तो एक जमाने में 1,00,000-1,50,000 दर्शक पवेलियन ग्राउंड में होते थे, और पूरा हजूम होता था। और मतलब उस समय 25 रुपये 50 पैसे या 1 रुपये का टिकट होता था, तो हम टिकट की मारामारी होती थी, तो सबका क्रेज होता था फुटबॉल खेलने का। तो फुटबॉल बहुत बड़ा हब था। और लेकिन जब आपको मैं बता दूं कि जब फुटबॉल धीरे धीरे अग्रसर हुआ, बड़ा धीरे धीरे यहाँ पे बड़ी बड़ी टीमें बनी, लेकिन जो अगली पीढ़ी थी उन्होंने उसमें इनिशिएटिव नहीं लिया। वहाँ की गवर्नमेंट जब आई उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, और जब हमारा उत्तराखंड बना तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब उत्तराखंड बना तो हमने भी सोचा कि हमने जितने इनाम पाए हैं यूपी का, उस समय उत्तर प्रदेश में थे हम लोग, उसमें हम लोग जीते, और कभी हमने टीमें खेली। लेकिन जब हम उत्तराखंड में हमारा राज्य बना, पृथक राज्य बना, और मैं एक उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ 1994 का, और क्योंकि मैंने अपने सामने ही सादत दी, मेरे सादत दी मेरे दोस्त रविंद्र सिंह रावत पोलू ने। और आज भी उसको देख के मुझे बड़ा आंसू भी आता है कि क्योंकि वो मेरे सामने बीएससी कर रहा था, तो वो जो मंजर देख के आज दुख होता है कि हमने उत्तराखंड के लिए एक सादत तो दी, लेकिन बड़ा है, लेकिन आज उत्तराखंड कहाँ है? 20 सालों में उत्तराखंड को वो चीज़ नहीं मिली। क्योंकि अभी हमने देखा है, चाहे गढ़वाल देख ले चाहे कुमाऊं देख ले, उत्तराखंड की स्थिति जस की तस है, लेकिन वही हालत है। खेल को तो छोड़ो, जो मूल सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिली। तो हमें बड़ा दुख होता है कि आज उत्तराखंड को 20 साल हो गए, हम कहाँ हैं। लेकिन रावत जी, एक देखिए, एक आपके मन में पीड़ा है, दुख भी है, खेल को लेके भी पीड़ा है, उत्तराखंड को लेके भी पीड़ा है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर हम खेलों की बात करें तो फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसके लिए आपको ग्राउंड भी चाहिए। तो ऐसे ग्राउंड तो यहाँ पे है नहीं। क्रिकेट तो एक छोटी सी जगह में भी आप खेल लेते हैं, कबड्डी भी आप खेल लेते हैं। फुटबॉल के लिए तो आपको, फुटबॉल और हॉकी, उसके लिए तो ग्राउंड चाहिए। लेकिन सरकारों के पास जगह है, लेकिन इस तरह के ग्राउंड तो बनाए नहीं जा रहे हैं। सर मैं आपको बता दूं, ग्राउंड बहुत हैं गढ़वाल में। अगर ढूंढा जाए तो 400 ग्राउंड, जिस तरीके से हमने अभी ज्ञात हुआ था, जो सरकारी जमीनें हैं 400 ग्राउंड है पूरे उत्तराखंड में बन सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड में, अगर देहरादून में देखें तो 50 ग्राउंड पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के पास भी ग्राउंड है। इंटरनेशनल स्टेडियम बने हैं, महाराणा प्रताप स्पोर्ट, पर वहाँ पे क्या है, सिर्फ डंप बना के खड़े कर दिए हैं, बना दिए गए, जबकि सस्ता ग्राउंड है। सिर्फ सिंपल एक प्लेन करना, 2 पोल लगाने, खिलाड़ी चाहिए और एक बॉल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज उत्तराखंड में भी अगर आप देखें तो उत्तराखंड में बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है, गढ़वाल में भी बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होता है, लेकिन सरकार उसमें इनिशिएटिव नहीं लेती। खिलाड़ियों के लिए रोजगार नहीं है, 4% का स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, और नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर को कोई सम्मानित नहीं किया जाता, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। स्पोर्ट्स पॉलिसी बिल्कुल खत्म हो रही है। हमने कई सालों से, मतलब 20 सालों से, चाहे बीजेपी रही, कांग्रेस की सरकार रही है, हमने उनको हमेशा प्रपोजल दिए हैं, प्रस्ताव दिए हैं कि भाई इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से ये कंप्लेनें दी है कि इस तरह इंप्लीमेंट होना चाहिए। कि जो संघ है, संघ एक मठाधीश की तरह बैठे हुए हैं, कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो कैसे हम स्पोर्ट्स को और फुटबॉल, राज्य खेल फुटबॉल को हम कैसे आगे बढ़ाएं? तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रावत जी कि देखिए, हमारे जो मंत्री होते हैं, खेल मंत्री जो होते हैं, सारा दारो मदार ज़्यादातर उन्हीं पे होता है। लेकिन यहाँ तो हमने उत्तराखंड में ऐसा से देखा है कि ऐसे ऐसे खेल मंत्री बन जाते हैं जिनका खेल से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये दुर्भाग्य ही है हमारा। और ऐसे लोगों को तवज्जो देते नहीं है जिनको खेलों का अच्छा अनुभव है, जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ उनके पास में ऐसे प्लान है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैं बताऊं, प्रवचन को मैं बताना चाहूंगा कि खेलों का आज दुर्दशा खेल मंत्रियों ने ही करी है। जितने भी खेल मंत्री बने उनको कुछ नहीं पता कि भाई क्या क्या करना है, कैसे प्रपोजल है, कैसे क्या हमने खुद, चाहे कांग्रेस के खेल मंत्री रहे, चाहे बीजेपी मंत्री रहे, हमने हमेशा प्रपोजल दिए, प्रस्ताव दिए, स्ट्रक्चर दिया कि ऐसे बनना चाहिए। उन्होंने हमारा लिया तो है, पर उसको कागजों में लिख के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन खेल मंत्रियों को ये ज्ञान नहीं है कि कौन से अनुभवी लोग हैं, किनको लिया जाए, कौन एक्सपर्ट लोग हैं। मैं आज खुद बोलता हूं कि मुझे क्रिकेट का इतना अनुभव नहीं, लेकिन फुटबॉल के अगर बारे में मुझे बताया जाए तो फुटबॉल के A to Z से लेके, क्योंकि हमने पूरे जीवन 40 साल इस फुटबॉल के लिए दिया है और राज्य खेल के लिए। और इसमें आज हमारे बनाए हुए बच्चे, आज 26,500 से बच्चे हमने बनाए हुए हैं, जो 22 साल में हमने कोचिंग दी है। आज वो भारतीय टीम में भी खेल रहे हैं, नेशनल भी खेले हैं, अन्य राज्यों में जाके खेल। पर दुख इस बात की है कि अन्य राज्यों में जाकर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वहां से खेल रहे हैं, उन राज्यों का नाम रोशन कर रहे हैं, और हमारे राज्यों का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन रावत जी, एक बात बताइए, ये भी तो एक दुर्भाग्य है, हम अपना कह लें या उत्तराखंड का कह लें, कि आप नेशनल लेवल के फुटबॉलर हैं, कोच भी रहे हैं, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूं कि उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि वीरेंद्र रावत कौन है। आज ये प्रवचन आप लोगों को दिखा रहा है तो कई हमारे दर्शक होंगे जो चौंक रहे होंगे। तो ये देखिए, ये भी तो एक हमारी, इसको हम क्या कहें, उत्तराखंड के लिए क्या कहें। खेलों की बात करते हैं, बहुत पैसा इन पे खर्चा जाता है, लेकिन ग्राउंड पे जीरो है।
जी जी जी, नहीं ये बात बिल्कुल सही कही है कि देखिए ऐसे कई खिलाड़ी जैसे हम हैं, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो दिग्गज हैं, जो बेचारे अपने अपने काम पे कंटिन्यू लगे हुए हैं और अपने काम निरंतर करते जा रहे हैं। ये नहीं कि वो मीडिया के माध्यम से कहीं पहुंच रहे हैं। अब जिस तरीके से प्रयोजन ने आज हमें दिखाया है, तो हम चाहेंगे कि ये खेल ये नहीं है, खेल हमारा कबड्डी भी है, हमारा कुश्ती भी है, हमारा बैडमिंटन भी है, हमारा वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल अगर देखा जाए तो पूरा अच्छा वॉलीबॉल खेला जाता है, फुटबॉल है और भी गेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सरकारें हैं वो नाकारा हैं और जो मंत्री हैं वो भी नाकारा है। मैं तो साफ बोलता हूं, मैं मंत्रियों को भी बोलता हूं कि प्लीज आप करिए, रिक्वेस्ट करिए। अभी आपको मैं बता दूं, खेल नीति के हमने अक्टूबर में इन्होंने प्रपोजल मांगा था 2020 में, हमने खेल नीति के प्रपोजल दिए, हमारे 32 पॉइंट इन्होंने एक्सेप्ट किए। स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए, राज्य सरकार में जितने भी विभाग हैं उनमें स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को, उनको नेशनल इंटरनेशनल को उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। और जो 8 साल से ऊपर से बच्चे हैं उनको एकेडमी में या कहीं उसमें कंपनी है वो अडॉप्ट करे, उनको ट्रेनिंग करे और उनको आगे प्रोत्साहित करे। लेकिन आज 32 हमारे और भी उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट किए, लेकिन उन्होंने कहा था कि जनवरी में धरातल में उतर जाएंगे, लेकिन आज तक वो धरातल पे नहीं उतरे। ऐसे ही जब हमारा राज्य खेल घोषित हुआ था, उस समय बीजेपी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि जैसे ही राज्य खेल हमारा फुटबॉल बना तो हम इसके लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन आज 10 साल हो गए, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया राज्य खेल फुटबॉल के लिए। तो ये बड़ी विडंबना है और बड़े दुख की बात है कि जितने भी सरकारें, क्योंकि मेन चीज है कि खेल मंत्री को खेल के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए या कुछ ना कुछ खिलावा खिलाड़ी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम बने, हम चाहते हैं कि और कोई खिलाड़ी बने, पर उसको खिलाड़ी को दर्द होता है जब धूप में, जाड़ा गर्मी बरसात में जब वो सुबह निकलता है, तपता है, खेलता है, ठोकरे खाता है, चोटें खाता है, तो उसे पता चलता है कि कैसे हम हार के बाद फिर जीतता है। तो उसको अनुभव होता है कि भाई मुझे कैसे बनना है, क्योंकि दर्द खिलाड़ी ही जानता है दूसरे खिलाड़ी का। एक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज बना है आपके यहाँ से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर दूर है। स्पोर्ट्स कॉलेज में अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है, बड़ा अच्छा बनाया भी है। क्या लगता है आपको कि फुटबॉल को लेकर कोई एक्टिविटीज वहाँ पे होती है, किसी तरह के टूर्नामेंट वहाँ पे आयोजित होते हैं? अभी तक का अनुभव आपका क्या कह रहा है? मैं आपको बता दूं, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तो है, एक सिर्फ नाम मात्र का स्पोर्ट्स कॉलेज है, उसके अचीवमेंट नहीं है। आपके अगर निकलता है तो 4-5 साल में एक ही बच्चा कोई इंडियन टीम में खेल गया तो खेल गया, नहीं तो बच्चे छोटे मोटे अपने सेटिंग करके नेशनल प्लेयर पे जाते हैं। अभी अगर आप भर्ती देखें तो भर्ती में भी घोटाले होते हैं उनके। जो लड़के ईमानदार लड़के होते हैं, जो मेहनती लड़के होते हैं, उनको नहीं करते। तो खाना पूर्ति के लिए वहाँ है, वहाँ फुटबॉल ग्राउंड भी है, वहाँ ट्रैक भी है और भी गेम है, लेकिन वहाँ नाम मात्र की ग्राउंड बना रखे हैं, दिखाने के लिए बना रखे। पर अगर आप वहाँ जाके देखें तो कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं है, कोई सेशन पीरियड नहीं है, कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये राजनीति हावी है और ये खेल विभाग की भी बहुत बुरी वो है कि वो इसको इनिशिएटिव नहीं ले रही है और खेल को आगे नहीं बढ़ा रही है। तो चलिए, ये तो खेल से संबंधित बातें होगी और आपने आरोप प्रत्यारोप भी बहुत सारे के भाजपा और कांग्रेस पे लगा दिए। अब आप यूकेडी का दामन थाम चुके हैं, तो अगर यूकेडी की सरकार बनती है तो किस तरह से आप खेलों को देखते हैं? जो पीड़ा आपके अंदर है, किस तरह की योजना आप समझते हैं कि धरातल पे उतारनी आपकी जिम्मेवारी बनती है? आप क्या करेंगे उस संदर्भ में? सर मैं आपको बता दूं कि 1979 की उत्तराखंड क्रांति दल है और मेरी माता जी सुशीला बलोनी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में रही और जब यूकेडी में रही। और जब 1994 का आंदोलन भी रहा तो हम अपनी माता जी के प्रेरणा को देखते हुए, उनके बलिदान को देखते हुए उनके साथ प्रोत्साहित हुए कि उत्तराखंड क्रांति दल एक दल है, क्योंकि दल नहीं वो दिल है, जिस तरीके से हमने देखा है बचपन से और हम आज अब बड़े हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का हमारा ज्वाइन करने का मकसद ये रहा कि हमने इसकी पीड़ा देखी, इसने उत्तराखंड राज्य दिया। इसमें स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी जो हमारे आदर्श थे, उनको मैं सशक्त नमन करता हूं और उनके जिन्हें उत्तराखंड नाम दिया, उत्तराखंड पृथक राज्य की उनकी कामना थी, तमन्ना थी, वो सक्सेस भी हुआ और उनका तमन्ना थी कि राजधानी गैरसैंण बने। लेकिन आज हम देखते हैं, मैंने भी खुद देखा 20 साल में उत्तराखंड को, और मैं खेल के माध्यम से रहा। मैं 13 जिलों में पूरा भ्रमण किया, मैंने कई बच्चों को कोचिंग दी, ट्रेनिंग करी, बच्चों को समझाया, मोटिवेट किया, टीमें लेके गया, मैं संतोष ट्रॉफी टीमें लेके गया और कई आज मुझे इतने अवार्ड मिल चुके हैं, 50-51 मुझे अवार्ड मिल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड। लेकिन पर मुझे ये लगा कि यार मुझे इतने अवार्ड तो मिल चुके हैं, मुझे इतना मान सम्मान तो हो गया, खेल में तो मैं लड़ ही रहा हूँ, संघर्ष मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन जो लोगों की मूल सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, वो लोगों को नहीं मिल रहा। क्योंकि हमारे खुद खिलाड़ियों को लोगों को रोजगार नहीं मिला, वो नशे के प्रति चले गए, या तो अपनी लाइफ बर्बाद कर दी या नशे में वो बर्बाद हुए। पर राजनीति उत्तराखंड क्रांति दल में मेरा आने का मतलब, फिर मैंने कहा अक्टूबर में मेरा प्लान बना कि मैं क्यों ना राजनीति में जाऊं। और फिर मेरे पास कई पार्टियों से मेरे ऑफिस में आए, इसी कार्यालय में कई लोग पार्टी के लोग आए, प्रलोभन दिया, लालच दिया, लालसा दी। लेकिन मेरे मन में कहा, क्योंकि जिस ईमानदारी से मैं इतने सालों से लड़ रहा हूं, मैं चंद पैसों के लिए अपने ईमान को क्यों बेचूं।
फिर मैंने कहा उत्तराखंड गांधी दल चाहे इसका असर कैसा भी है, पर ये मेरा दिल है, मैं इसके साथ जुड़ूंगा और इसके लिए करूंगा। और मैंने 14 फरवरी को उत्तराखंड गांधी दल ज्वाइन करी। और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं खेलों के लिए, जो खेलों का हब है, जो पहले रहा 1940 से लेके 1975-80 तक जो हब रहा, मैं उस हब को दोबारा वापस लाऊं और यहाँ के युवाओं को नशे से बचाऊं, उनको रोजगार दूं, उनको अच्छी शिक्षा दूं और उनके लिए लड़ूं। और जिससे कि मैं जिस तरीके से हम चाहेंगे कि आज के युवा आप अगर देख रहे हैं तो और भी देख लीजिए उपनल में कितनी कर्मचारी 22,000 कर्मचारी बेरोजगार कर दिए गए, मनरेगा कर दिए। मतलब आए दिन हम पढ़ रहे हैं युवा बेरोजगार हो गए। खेल वाले तो छोड़ दीजिए, वो तो बेरोजगार हो ही गए। अगर आप देखें तो इस समय कोरोना काल में भी हमारे कई कोचेज बेरोजगार हो गए हैं, कई रेफरी बेरोजगार, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, नौकरी नहीं है, कई साधन नहीं है। सिर्फ नौकरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो भी डिपार्टमेंट में, नहीं तो बाकी और कहीं नहीं है, और गढ़वाल लेवल में। तो ये बड़ा दुख की बात है। हमारा ये मकसद रहेगा कि अगर हम आगे आने वाले टाइम पे उत्तराखंड गांधी दल के माध्यम से और अपनी जो भी हमारा तन मन धन जो भी चीज़ होगा, हम उसको अंतिम सांस तक, क्योंकि मैंने अब सोच लिया कि जीवन के जितने बचे हुए साल हैं 51 साल के बाद, मैं उसको समर्पित कर दूंगा उत्तराखंड के विकास के लिए। तो कौन सी सीट आपने चुनी है, कहाँ से चुनाव लड़ने की आपने सोची है? भाई चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, विधायक तो बनना पड़ेगा अगर सरकार में आना है। तो कोई सीट चिन्हित भी करिए या सब कुछ पार्टी में छोड़ रखा है? देखिए सर, ये पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो डिसाइड करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक स्टार प्रचारक की तरह और एक, क्योंकि मैंने हर गाँव की परिस्थितियाँ देखी। अभी मैं सल्ट में भी गया, अल्मोड़ा में भी गया, वहाँ जाके देखा, 5-7 दिन में रहा, तो बड़ी स्थिति देखी। और मैं चाहे गढ़वाल से लड़ूँ या कुमाऊँ से लड़ूँ या देहरादून से लड़ूँ, मुझे सब जगह से ऑफर आ रही है। ऐसा नहीं है कि रावत जी आपने इतना काम किया है तो आप प्लीज़ यहाँ से लड़िए, यहाँ से लड़िए। मुझे जहाँ से मुझे मेरे जो लोग चाहेंगे, मेरे प्रेमी लोग चाहेंगे, मैं उस विधानसभा से जरूर लड़ूंगा। जरूर मैं उस विधानसभा से लड़ूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं उस विधानसभा का तो विकास करूं और पूरे जो 70 विधानसभा है उसका भी विकास करूं। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि गृह क्षेत्र होता है, भाई हमारा अटैचमेंट उस क्षेत्र से होता है, हमारी पहचान, हमारी मूल, हमारी जड़ें उस क्षेत्र से होती है। ऐसा कोई क्षेत्र है जहां से आप मानते होंगे कि हाँ ये मेरा गृह क्षेत्र है? देखिए सर, पौड़ी गढ़वाल मेरा है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। और एक तो पौड़ी गढ़वाल की जो भी विधानसभा सीट है वहाँ से डिसाइड करेंगे, या तो देहरादून की एक डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैंने अधिकतम जीवन माप जन्म लिया है तो पौड़ी में, और देहरादून में मैंने पूरा जीवन व्यतीत किया और यहाँ पे उतार चढ़ाव देखे। तो देहरादून से कोई भी जो सीट होगी, जो शीर्ष नेता डिसाइड करेंगे, उस चुनाव में मैं जरूर खड़ाऊंगा। और मैं चाहूंगा कि जो मेरे और भी विधायक हैं, मेरे से जितना भी उन विधायकों के लिए समर्थन और सहयोग होगा, मैं उनके लिए करूंगा। आप स्टार प्रचारक के रूप में सल्ट भी पहुंचे। आप बता रहे थे कि आपने 24 घंटे में 65 गांवों का भ्रमण करा है। तो सल्ट एक ऐसी जगह है जहां पे सुख सुविधाओं का बड़ा अभाव है। जी। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो ज्यादातर विधायक इन्हीं के रहे हैं। अब आपने क्या कुछ देखा है कि पहाड़ों की स्थिति ये है, धरातल की स्थिति आज की डेट में सल्ट की है क्या? सर मेरे को तो बहुत ही रूह कांपती है वहाँ। अगर मैं गया, मैंने पूरे एक हफ्ते के अंदर 95 से ऊपर मैंने गांव भ्रमण किए, क्योंकि हम तो गाड़ी थी हमारे पास, 4 व्हीलर थी, तो उससे चलते गए 4-5 लोग। पर जब मैं गांव में उतरा, गांव में पैदल चला, देखा वहाँ की जो माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं रो रहे हैं, ना पानी आ रहा है ना बिजली है। बेचारे जो एक आध आदमी ने सोलर लगा रखा तो उससे चल रहा है। और मतलब ऐसी स्थिति है कि डॉक्टर नहीं है, शिक्षा नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा दोनों पार्टियों को, क्यों इतना अफवाह उड़ाते हैं अखबार के माध्यम से, क्यों इतना पब्लिसिटी करते हैं कि सल्ट को हॉट सीट बता दिया। हॉट सीट का मतलब क्या है? मैं तो हरीश रावत जी को भी कहता हूँ, त्रिवेंद्र रावत जी को भी कहता हूँ, और जितने भी सरकार हैं, चाहे वो मेरे पे कुछ भी कर दें, मैं नहीं डरता। पर मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ वो इतने लोगों को मत मारें। मतलब दुख हो रहा था मुझे वहाँ जब चल रहा था ना, मैं वहाँ की माताएं जब रो रही थी, बुजुर्ग रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे कि सर या चिकित्सा नहीं है, या आग लग गई, वहाँ जंगलों में आग लग गई, भैंसें मरी हुई है, मवेशियाँ मरे हुए, औरतें भागे, बच्चे जलते हुए भाग रहे हैं उधर। तो बड़ा दुख हो रहा था, ऐसे रूह कांप रही थी कि भाई क्या स्थिति है। इस उत्तराखंड किस लिए बनाया? मतलब मैंने तो अपना गढ़वाल देखा, मेरा गढ़वाल तो देखा, गढ़वाल की स्थिति भी ऐसी है। पर आज कुमाऊं भी देखा, तो सल्ट जो कि एक हॉट सीट है। मैं ये कहना चाहूँगा, पर जो ये लोग नेता लोग कहते हैं, बिल्कुल उन पर विश्वास न किए। बहुत बुरी हालत है सल्ट के पूरे गाँवों की, बुरी दुर्गति है। और जिस तरीके से मैं देखता हूँ, मैं पान सिंह रावत जी को, पांडा को बहुत सैल्यूट करता हूँ। उन पर इतनी हिम्मत, मैं खिलाड़ी होते हुए मैं थक जा रहा था, पर वो ऐसे भाग रहे थे जैसे एक चीता भाग रहा हो, बाघ भाग रहा हो, फटाफट सब जगह, सारे गांव में पैदल चल रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, मतलब पानी तक नहीं मांग रहे हो। और मतलब ऐसा विधायक हमें मिल जाए, मैं कहता हूँ तो भगवान है हमारे। मैं कहता हूँ ऐसे विधायक अगर भूल जाए तो हमारा उत्तराखंड स्वर्ग से सुंदर बन जाए। कल 15 तारीख थी, कल चुनाव प्रचार थम चुका है, तो आप लोग भी वहां से वापस आ गए हैं प्रचार करके। क्या कुछ स्थितियां आपने भांपी हैं? भाजपा है, कांग्रेस है और
यूकेडी समर्थित एक उम्मीदवार आपके पान सिंह रावत जी भी है, क्या कुछ लग रहा है किसकी झोली में जा सकती है, क्या आंकलन है आपका? सर देखिए, हमारा तो पूरा प्रयास रहा है, और बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का मुझे जो हमने अभी भ्रमण किया तो मुझे तो कहीं वो विधायक महेश नेगी जी कहीं नजर नहीं आए दूर दूर तक। उन्होंने झंडे, डंडे, शराब और कुछ पैसे वो पहुंचाए उन्होंने, ठीक है ना, वो उनको पहुंचाते गए। और जिस तरह से आप देख भी रहे हैं कि उनके दो जगह आईडी है, दिल्ली में भी, यहाँ पे भी है। अब चुनाव निर्वाचन आयोग क्यों उसमें क्यों नहीं रोक लगा रही है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। दूसरी बात, मैं गंगा पंचोली जी को कह दूंगा, तो मैंने खुद वहाँ पे देव घाट में मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था, मेरे फेसबुक पेज में भी है। वहाँ पे सिर्फ 5 लोग बैठे थे और उनको 3 बजे को आना था गंगा पंचोली जी को, और वो लोग बेचारे 5 लोग बैठे रहे और कम से कम 50 लोग चेयर पे बैठे थे। मतलब 5 लोग बैठे थे, 50-100 चेयरें खाली थी। और खाली होने के बाद वो जब वो आए 5 बजे करीब, अब 5 बजे करीब अपने कम से कम 8-10 गाड़ियों के साथ आए, तो जिस तरीके से लोग देख रहा हूँ, मैं देखा कि वो मतलब अपने साथ ही कहीं ना कहीं लोगों को पटोर के वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए असेंबली कर। पर हम लोग जो नेचुरल लोग थे, हम लोग जेन्युइन लोग थे, हम लोग 50-60 की स्क्वाड में गए और लोग गाँव गाँव में भ्रमण किया। और मतलब ये हमने देखा है कि लोगों ने ये बोला है कि क्षेत्रीय पार्टी आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। पर आज क्षेत्रीय पार्टी जिस तरीके से पंदा घर घर में जा रहे थे, तो बड़ा हमें भी खुशी हो रही थी कि इस तरीके से विधायक है, और हमने स्थिति देखी जो प्रैक्टिकल देखी। पर लगता है कि देखिए, अगर लोग वहाँ के जागरूक होंगे, ईमानदार होंगे, सही होंगे, तो पांडा को जरूर वोट देंगे। बाकी देखिए, वहाँ पे धन बल बहुत चल रहा है और शराब बहुत चल रही है, तो ये आप कह सकते हैं किस तरफ क्या रुझान जाएगा। ये जो परिणाम है 2 मई को परिणाम आएंगे, जी। और 2022 में फिर विधानसभा के चुनाव भी हैं। अगर ये यूकेडी समर्थित उम्मीदवार पान सिंह रावत जी ये सीट जीत जाते हैं तो समीकरण कुछ अलग होंगे, लेकिन किसी वजह से अगर उनकी सीट रह जाती है तो आपको क्या लगता है कि यूकेडी के लिए ये संदेश कैसे जाने वाला है? देखिए सर, ये हम तो पूरी उम्मीद लगाए हैं कि हमें पूरी आशा भी है, उम्मीद भी है, और माँ भगवती का भी एक कृपा है कि पांडा को अगर अच्छे लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, तो वो जरूर जीतेंगे। हाँ, इन केस अगर वो हारते हैं तो हमारे लिए 2022 के लिए एक सबक होगा कि जो पहले 2017 में जो हुए थे उसमें क्या वोट पड़े थे और जो इस बार क्या वोट पड़े, हम उनको एनालाइज करेंगे भाई कितने में डिफरेंस रहा, कितना हमारी बढ़ोतरी हुई। अगर हमारी बढ़ोतरी अच्छी हुई और हम अच्छे मार्जिन से हारे तो हमारे लिए ये उपलब्धि होगी कि हमारे पे लोगों का रुझान हो रहा है। फिर हम 3 महीने पहले ही वहां जाके प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों के लिए सुविधाओं के लिए कमिटमेंट करेंगे और उनको देंगे 100%, ये हमारा वादा है। लेकिन रावत जी, 70 विधानसभा उत्तराखंड में है, मात्र एक सीट पे उपचुनाव हुआ था, सल्ट, यानी कि आपके लिए करो और मरो की स्थिति है। ये आपके लिए एक तरह का सेमीफाइनल है। अगर ये सेमीफाइनल आपका अच्छा रुझान आपको दे जाता है तो फाइनल में जीतने की संभावनाएं आपकी प्रबल हो जाती है। लेकिन 1% अगर यहाँ संभावनाएं खराब हो जाती हैं तो एक संदेश भी जाएगा कि यूकेडी पूरी 70 विधानसभाओं की ताकत उन्होंने एक सीट पे झोंकने के बावजूद भी सीट नहीं जीत पाए। तो संदेश तो देखिए, संदेश का ही तो खेल है। नहीं देखिए सर, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, जो 2017 में थे 167 वोट आए थे, बहुत कम मार्जिन था, और उस समय लोगों ने इतना प्रचार प्रसार नहीं किया। पर यह है कि यूकेडी का जो इस पार का अगर रुझान और प्रचार प्रसार देखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से लोग आया, और उसमें काफ़ी लोग गए, इसमें यूकेडी के सभी लोग इस समय चल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो हार जीत अपनी जगह है। देखिए, हम भी एक खिलाड़ी रहे, हम हारे हैं तो अगली बार जरूर जीते हैं, ये हमारा रहा है, क्योंकि हमने ठोकरें खाई हैं, ठोकरें खाने के बाद हम खड़े हुए। तो हम एज ए खिलाड़ी की तरह, एज ए नेता की तरह, अगर हम पहले ही हार मान जाए कि हम हार गए, अगर हमें अच्छे वोट से हम हारते हैं तो हमारे लिए एक चेतावनी हो जाएगी, और एक हमारे लिए एक प्रेरणा हो जाएगी, एक हमारे लिए मार्गदर्शन हो जाएगा कि हम किस तरीके से 2022 की तैयारी करें और आगे से आगे 2022 में हम अच्छी बहुमतों से जीतेंगे। अब बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो ये है रावत जी, जिन्होंने राजनीति के बारे में भी, सल्ट के बारे में बहुत सारी की चीज़ें भी बताई हैं, खेल के बारे में बहुत सारी की चीज़ें बताई हैं, और बीच बीच में भावुक भी हुए हैं। तो रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद पर्वतजन को समय देने के लिए। धन्यवाद रावत जी, पर्वतजन के भगवान जी। मैं आपको सिर्फ एक लास्ट में एक शब्द बोलना चाहूँगा, असफलता एक चुनौती से स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं आपका अपना पर्वतजन डिजिटल। पत्रकारिता का साहस तो बहुत लोग करते हैं, साहस की पत्रकारिता सिर्फ हम करते हैं। हम मुद्दे गढ़ते भी हैं, हम मुद्दे रचते भी हैं। हम मुद्दों को बनाते हैं धारदार, ताकि हम काट सकें सदियों से जहन में जमे अंधेरे को। हम हैं पर्वतजन, पर्वत के लोग, पर्वत की बोली, पर्वत की धड़कन, पर्वतजन।